हाँ बताइए। चिल्लाना? क्या चिल्लाना? हाँ देखिए, जितना मौलिक अधिकार होता है सब मानवाधिकार होता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 से प्राणी उद्देश्य स्वतंत्रता है, तो शरीर के जितने भी प्रकार से होते हैं सब आर्टिकल 21 के तहत है। चिल्लाना, गाना, खाना पीना सब मानवाधिकार है। बताया तो था। जैसे तुम टॉपिक को समझ में नहीं किए, हमने आपको बताया था, आप याद करो। जितना मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स, सारा मानवाधिकार होता है, ह्यूमन राइट्स होता है। तो आर्टिकल 21 आप पढ़ोगे, तो आर्टिकल 21 जब पढ़ाएंगे तो प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि नहीं? तो आर्टिकल 21 में प्राणी, अब समझो, तो अब तुम बोल रहे हो, अब समझ ही नहीं रहो, समझा रहे हो, है कि नहीं? समझ लो तो पूछना इस बार। अब प्रश्न पूछो तो उसका रिजल्ट देखो क्या है। हमारे अंतर्गत कहा गया है संविधान के आर्टिकल 21 में, प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में होता है आत्मा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण में होता है जीवन जीने का अधिकार। दैहिक मतलब शरीर से, यानी हर व्यक्ति शरीर स्वतंत्र है, और आर्टिकल 21 के तहत शरीर में जितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, सब आर्टिकल 21 के तहत होता है। शरीर में जितनी स्वतंत्रता है देखो, आर्टिकल 21 के तहत नहीं थे, यानी आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। तो जितना फंडामेंटल राइट्स होता है सारा मानवाधिकार होता है। बात समझ कि नहीं? तो आर्टिकल 21 में चिल्लाना, खाना पीना, सोना, रोना धोना सब आर्टिकल 21 तहत। जब आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है, तो जितना मौलिक अधिकार होता है सारा क्या होता है? मानवाधिकार। समझ में आई बात है? समझे कि नहीं? क्या करो? हाँ। हाँ। बस नहीं समझो। हमने मानवाधिकार में बताया कि मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति और कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, है कि नहीं? तो हमारे अंतर्गत जो अल्लाह भगवान नेचर के द्वारा प्रदान किया, तो वही तो मानवाधिकार होता है। तो कहने का सेंस है कि हमने ये भी बताया कि जितना कहने की मौलिक अधिकार होता है सारा मानवाधिकार होता है। तो मानवाधिकार में जितने नेचर कुदरत के द्वारा होते हैं सारा कहने की कंपेयर हो जाते हैं, है कि नहीं? तो चिल्लाना, आपको कोई चोट लगी तभी तो आप चिल्लाएंगे। बात समझिए, जैसे आपको कहने की जबरदस्ती कोई मार रहा है, अगर जबरदस्ती मारने लगे तो आप ऑटोमेटिक चिल्लाने लगेंगे, है कि नहीं? जानबूझ के थोड़ी चिल्लाएंगे आप, है कि नहीं? तो जितना मौलिक अधिकार होता है सारा मानवाधिकार होता है। हाँ? किसी अन्य पे चिल्लाना तो सब मानवाधिकार है कि नहीं? हाँ, पूरा मानवाधिकार है। तुमको तो यहां समझा दिया, तुमको बेसिक चीजें भी बता दिया कि आर्टिकल 21 में कहा गया प्राणी और स्वतंत्रता। प्राण में स्वतः आत्मा, और प्राण में स्वतः जीवन जीने का। देखना, शरीर से जितनी प्रकार की स्वतंत्रता सब आर्टिकल 21 के तहत नहीं है कि नहीं? और हमारा जितना फंडामेंटल राइट्स होता है और सारा क्या होता है? मानवाधिकार होता है। बात क्लियर की? चाहे प्रकृति कुदरत हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा माना जाता है मानवाधिकार, जो प्रकृति और नेचर के द्वारा प्रदान किया था उसी को क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, है कि नहीं? और पूरा बेसिक बताया तभी भी तुम कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। बात समझे कि नहीं? हाँ, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? क्यों? तब बेसिक चीजें पकड़ो ना, आप डिफिनेशन को पकड़ो, बेसिक रिजल्ट को पकड़ो, तब वो चीजें क्लियर हो जाएगी, है कि नहीं? चलो क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? क्यों? मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि नहीं? दिखाइएगा। अच्छा, इसको समझाना था ना? क्यों? चलिए तो इसको लिख लेते हैं, 2 मिनट इसके बाद समझाते हैं। चलिए लिखिएगा, उसी के आगे लिखिएगा संविधान के भाग 3 को। लिखिएगा आगे, लिखिएगा संविधान के भाग 3 को। हाँ, उसी के अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, संविधान के भाग 3 को भारतीयों का, संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा, ऐसे लिखिएगा, काटा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में, अगला पॉइंट लिखिएगा, मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में, मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में, भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का जनक, अगला पॉइंट लिखिएगा, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। हाँ लिखिएगा, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रीय आपात, लिखिएगा राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, ठीक, राष्ट्रीय आपात काल के दौरान, हाँ राष्ट्रीय आपात, हाँ राष्ट्रीय आपात काल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अर्थात अर्थात यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, अर्थात यह अनिलंबनीय होते हैं, अर्थात यह अनिलंबनीय होते हैं, अनिलंबनीय होते हैं, लिखिए अर्थात यह अनिलंबनीय होते हैं, अर्थात यह अनिलंबनीय होते हैं। हो गया। चलिए, मैंने बता दिया कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। और संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, है कि नहीं? और संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ा गया? भाग 12। और कौन से आर्टिकल में? 301। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान से कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। बता दें कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? तो लिख लो। लिखिएगा मूल संविधान में, हाँ लिखिएगा, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लिखिएगा, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। लिखिएगा 7वां मौलिक अधिकार, लिखिएगा 7वां मौलिक अधिकार, लिखिएगा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था। लिखिएगा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था। लिखिएगा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 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 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। लिखिएगा अगले लाइन से, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, लिखिएगा अगले लाइन से, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12, लिखिएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A, यहां पे लिखें 300A में लाकर जोड़ा गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A में लाकर जोड़ा गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा संपत्ति का मौलिक अधिकार, अगली लाइन से लिखेगा संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में, संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार है। विधिक मतलब कानूनी। संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। चलिए हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, हेडिंग डाल के वर्तमान समय में, हेडिंग डालेगा वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालेगा वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। जैसे दैट्स ऑल। चलिए डियर, अब समझिएगा। चलिए अब लिखना बंद करिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम था मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसे हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़े मौलिक अधिकार। हमने बताया था कि मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बेसिक चीजें, तो अधिकार है क्या, जिसे अधिकार को इंग्लिश में राइट्स कहते हैं। जिसे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके बाद मानवाधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं हमने बताया था, पढ़ेंगे। इसके बाद बताते हैं मानवाधिकार। जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, मानवाधिकार। इसके बाद बताते हैं मानवाधिकार की विशेषताएं पढ़े। तो ये सब बेसिक चीजें आप जानेंगे जो मैंने आपको सैटरडे क्लास में बताया था। आप याद करिए फ्राइडे क्लास में मैंने बताया था, आप पढ़ेंगे अधिकार किसे कहते हैं।
और मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार विशेषताएं, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार विशेषताएं, ये सब आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड से। तो मैंने बताया भी था आपको, अधिकार के बारे में बता दिया था, मानवाधिकार के बारे में बता दिया था, मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया, और जो लिखा दिया था आज जो हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ना है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो बता दे यार कि अधिकार का मतलब बता दें कि अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा मांग किया जाता है, और समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और बता दें कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में बताता है कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार बताते हैं, मौलिक का मतलब बेसिक, एसेंशियल, फंडामेंटल। अधिकार का मतलब बताता है राइट्स। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए। तो ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और मैंने बताया था कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया, और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट कहां से लिया गया, अमेरिका से। और मैंने याद करने का ट्रिक बताया था कि मौलिक में कुल 3 शब्द हैं, है कि नहीं, 1 2 3, और भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया, मौलिक अधिकार का। अमिस अधिकार होता है, अमिस अमेरिका, और मौलिक अधिकार कंसेप्ट कहां से लिया गया, अमेरिका से। तो प्रश्न बनेगा किस भाग में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया, 3 में, कहां से आर्टिकल है 12 से 35, और किस देश से लिया गया, अमेरिका से। और मैंने बताया था आपको कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकार आप जस्ट 20 मिनट बाद चीजें पढ़ोगे कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था डियर, जिसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को मैंने बताया था संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A मिलाकर जोड़ा गया। और मैंने बताया था संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। तो और संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के आर्टिकल 31 में जिक्र किया था, जो आप आर्टिकल 31 कहने के आगे पढ़ोगे। तो हमारे कहने का सेंस है कि संविधान बनकर लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, और जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका, जिसका नाम था आर्टिकल 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में मिलाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। और पूछा जाता है कि 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, और कौन सा आर्टिकल था 31। और संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया, 44वां संविधान 1978, और संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, भाग 12, और कौन सा आर्टिकल में, 300, और वर्तमान समय कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। तो मैंने ये सब चीजें बताया आपको। इसके बाद मानवाधिकार के बारे में बताया। मानवाधिकार है क्या। तो मानवाधिकार के मतलब बताया कि जो अधिकार प्राकृतिक या कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, यानी अल्लाह भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा प्रदान किया जाए, कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार। जैसे हंसने का अधिकार, रोने का अधिकार, पीने का अधिकार, जीने का अधिकार, मानवाधिकार है। और जितना फंडामेंटल राइट्स होता है, करके आप देखेंगे मौलिक अधिकार होता है, सारा क्या होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, नहीं मानवाधिकार होता है। विश्व में बच्चा कहीं भी जन्म लेता है उसको स्वतः मानवाधिकार प्रदान किया जाता है कि नहीं। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। जो आज पढ़ना हम लोग को, तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ना। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, चलिए समझिएगा। मौलिक अधिकार की विशेषताएं कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, समझिएगा। मौलिक अधिकार की पहली विशेषताएं बता सकते हैं कि संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक आप देखिए मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है। इसका मतलब समझिएगा है क्या, इसका शाब्दिक सेंस, यानी संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। तो पूछा जाता है पहला प्रश्न कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया, 3 में, कहां से आर्टिकल है 12 से 35, और किस देश से लिया गया, अमेरिका से। आप देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार। जो आप 6 मौलिक अधिकार पढ़ना है, जो अभी जस्ट बताया कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ा गया, भाग 12, और कौन से आर्टिकल में, 300। और वर्तमान समय कौन सा अधिकार, संपत्ति का, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो प्रश्न बनेगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, प्रेजेंट टाइम कितने, 6। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, और इसे कब समाप्त किया गया, 44वां संविधान 1978। और संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ा गया, भाग 12, और कौन से आर्टिकल में, 300। और वर्तमान समय कौन सा मौलिक अधिकार, संपत्ति का, विधिक अधिकार। तो कहने का सेंस है कि मूल संविधान जब बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, और प्रेजेंट टाइम कितने, 6। आप देखेंगे यार हमारे संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी हमारे संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारा संविधान का कौन सा भाग है जो भारतीयों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताओगे डियर, 3। ये मैग्ना कार्टा का मतलब है क्या, समझिएगा डियर। ये मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है ब्रिटेन में, कब होती है, 1215 में।
यानी मैग्ना कार्टा की जो शुरुआत होती है 1215 में ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन में होती है और ब्रिटेन का एक जगह का नाम ही मैग्ना कार्टा था। यानी ये शुरुआत होती है 1215 में ब्रिटेन में एक जगह होता है जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम थे, और जॉर्ज पंचम अपने राइट्स अधिकार को दबाए रखे, और जॉर्ज पंचम अपने राइट्स अधिकार को दबाए रखे, वहां की जनता को राइट्स अधिकार देते नहीं थे, जिससे जनता बहुत तानाशाही थी। और ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम, वो बहुत तानाशाही थे, कोई भी राइट्स अधिकार मानती थी उस राइट्स अधिकार को दबा देते थे और राइट्स अधिकार को उजागर नहीं करने देते थे। ब्रिटेन की जनता इस राइट्स अधिकार को पा नहीं पाए, जिससे राइट्स अधिकार वो चीज कैप्चर नहीं हो पाया, और इस हुकूमत को कैप्चर नहीं कर पाए। और वहां की जनता, एक जगह था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा, वहां पर इकट्ठा होती है और एक लेटर लेती है, पत्र पे मैग्ना कार्टा के नाम से बहुत से राइट्स अधिकार लिखते हैं। और मैग्ना कार्टा का जो पत्र था ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम देखते हैं मैग्ना कार्टा पत्र को, देखते हैं बहुत से राइट्स अधिकार मैग्ना कार्टा पर लिखे गए, और बहुत से राइट्स अधिकार लिखे गए, और मैग्ना कार्टा को पत्र को देखते हैं और आप देखेंगे राजा, ब्रिटेन के राजा देखते हैं कि हमारे अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। और मैग्ना कार्टा पत्र को लिखते हुए राजा जो ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम थे उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल देते, कहते इम्पॉसिबल, जब तक हमारी सांसें रहेंगी ब्रिटेन के राजा के रूप में बने रहेंगे तब तक हमारा ही हुकूमत रहेगा। और वहां की जनता को पता चला ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम राइट्स अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और राइट्स अधिकार न देने के कारण आप देखेंगे इस चीज को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और कहने की आप देखेंगे जनता विद्रोह कर देती है उनकी जान लेने के लिए। कहने की आप देखेंगे कहने की ब्रिटेन के राजा दरबार में प्रस्तुत करने देते, और ब्रिटेन को राजा को पता चलता है कि अगर हम मैग्ना कार्टा सिग्नेचर नहीं किए तो ब्रिटेन की जनता हमारी जान लेगी, और कहने की अपनी जान बचाने के लिए मैग्ना कार्टा पत्र पे बहुत से सिग्नेचर राइट्स करते हैं, जिससे ब्रिटेन के लोगों को बहुत से राइट्स अधिकार मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संविधान के भाग 3 को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पूछा जाता है डियर कि संविधान के किस भाग को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या बताओगे? भाग 3 को कहा जाता है। आप देखेंगे डियर, जो मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक, जो मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। जो मौलिक अधिकार भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, यही आप पढ़ेंगे डियर आगे। तो मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य हो जाएगा, राजनीतिक, राज्य की नीति निर्देशित जो उद्देश्य होता है वो भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना होता है। लेकिन मौलिक अधिकार जो उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य धर्म, मूलभूत जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेगा। धार्मिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कि आर्टिकल 25 के तहत कहा भी गया है कि भारत का कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को मान सकता है, अपने धर्म को आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, आर्टिकल 25 के तहत। और राजनीतिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना मत किसी भी दे सकता है, गांव का प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि आर्टिकल 326 कहता है वोट देना विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। तो पूछा जाता है यार कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना, क्या बताओगे? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय क्या करना, स्थापना करना। आप देंगे डियर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होता डियर। यानी राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या डियर, समझेगा, बताएंगे डियर। संविधान का आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपात का जो कंसेप्ट है वो जर्मनी से लिया गया। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया, और राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। जब देश में कोई संकट की घड़ी आती है, जब देश में कोई आर्थिक साख आती है, तो देश को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो संविधान का आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होता है। यानी 12 से लेकर 35 तक जितना भी आर्टिकल रहता है सारा क्या हो जाता है, आर्टिकल निलंबित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 20 पढ़ोगे तो आर्टिकल 20 में कहा गया किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो परिचित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज अपराधी नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 21 में कहा गया प्राणी और स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं किया, क्या बताओगे? 20 और 21, है कि नहीं? तो ये सब चीजें कहने की बेसिक चीजें पूछी जाती है मौलिक अधिकार विशेषताएं के अंतर्गत। क्या क्या आपको ध्यान देना है? प्रश्न बनेगा कि संविधान के किस भाग मौलिक अधिकार को लिया गया? 3 में। कहां कहां से आर्टिकल है? 12 में। किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। प्रेजेंट टाइम कितने? 6। संविधान के भाग को भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 3 को। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और राष्ट्रीय काल के दौरान कौन से आर्टिकल निलंबित किए? 20 और 21 किए जाते हैं। फिर हुआ, बोलो आवाज क्या कर रहा है, क्यों? चलो तुमने नेक्स्ट लिखिएगा, आर्टिकल लिखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ आवाज ज्यादा कर रहा है क्या? चलिए लिखिएगा, वर्तमान बुला कर लाइए तो, क्यों समय में ये क्या हो गया जी? ऊपर वाला माइक समस्या है, अभी समस्या, वायर समस्या हो रही है क्या? लिखिएगा, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित, हेडिंग डालिए ना। जैसे ये आवाज वायर कर रहा है, क्यों? पता नहीं, देखिए क्या हुआ समस्या। आवाज आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज आने लगा।
यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से दिक्कत है। वहाँ से यहाँ भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा सिस्टम। अब सही आ रही है आवाज? चलिए, अब आवाज सही आ रही होगी ना? चलिए, तो लिखिएगा जैसे, जैसे लिखिएगा, स्पीकर है थोड़ा, जैसे, चलिए कोई दिक्कत, जैसे लिखिएगा। चलिए जैसे लिखिएगा। चलिए जैसे लिखिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब समस्या है तो हम ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखिएगा जैसे, समस्त शोध संस्कृति की उपचार है। इस ट्रिक के माध्यम से आप 6 मौलिक अधिकार याद कर ले आएंगे। लिखिएगा जैसे, जैसे में लिखिएगा पहला, पहले लिखिएगा सम, सम से हो जाएगा समानता का अधिकार। नेक्स्ट लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए हमारी तो क्लास चल गई, अब अगली क्लास में समस्या होगी, है कि नहीं? चलिए आपको मैनेज करना रहेगा। अभी सब टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्यों, है कि नहीं? शोषण की विरोध लिखिएगा, शोषण आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। पच्चीस से लेकर 28 तक। चलिए डियर लिखिएगा, जाना समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा डियर, ठीक। चलिए समझिएगा, हमने आपको बताया था, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और प्रेजेंट टाइम कितने अधिकार है डियर? 6। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार, है कि नहीं? और संपत्ति के मौलिक अधिकार को मैंने 1978 के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हैं, पहला डियर इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, पहला समस्त सोच संस्कृत उपचार है, तो समस हो जाएगा समानता का अधिकार, है कि नहीं? तो पूछा जाता है डियर कि समानता का अधिकार का आर्टिकल कहां कहां से बीच, क्या बताओगे? 14 से 18 तक। इसके बाद एक बार एग्जाम में पूछा गया था, समानता का अधिकार, ये सब चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। पूछा गया था कि समानता का अधिकार में कुल कितने अंश है? तो ऑप्शन में था 4, 5, 6, 7। कितने ऑप्शन है? क्यों, कौन सा ऑप्शन होगा? 4, गधे हो। कितने आर्टिकल होगा? 5 होगा। देखो 14, 15, 16, 17, 18, कुल कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने आर्टिकल होंगे? 5, है कि नहीं? तो समानता का अधिकार मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट्स, कैसे समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, कैसे समानता होनी चाहिए, उसी के बारे में आप 14 से 18 पढ़ोगे, यानी टोटल 5 आर्टिकल पढ़ना है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 में आपको कुल 4 अनुच्छेद पढ़ना है कि नहीं? तो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहां कहां से बीच है? 19 से 22, और कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4। इसके बाद शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार का जो आर्टिकल है 23 से 24 तक, और कुल कितने अनुच्छेद है? बताओगे? 2 अनुच्छेद, देखो 23 और 24, है कि नहीं? इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि धार्मिक कैसे पूजा पाठ में लोग स्वतंत्र है, उसके बारे में पढ़ोगे। 25 से 28 तक आप देखोगे कुल 4 अनुच्छेद है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद? बताओगे? 2 अनुच्छेद। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद। तो प्रश्न बनेगा कि समानता का अधिकार कहां कहां से बीच है? 14, और कुल कितने अनुच्छेद है? 5। स्वतंत्रता का अधिकार कहां कहां से बीच है? कुल कितने अनुच्छेद है? शोषण के विरोध अधिकार कहां कहां से बीच है? 23, और कुल कितने अनुच्छेद है? 2। स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां कहां से बीच है? और कुल कितने अनुच्छेद है? 4। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहां कहां से बीच है? और कुल कितने अनुच्छेद है? 2। संवैधानिक उपचार का अधिकार कहां कहां से बीच है? और कुल कितने अनुच्छेद है? 4। बात क्लियर नहीं? चलिए, तो हेडिंग डालेगा मानवाधिकार की विशेषताएं। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया माइक को जी, क्यों ये कैसे अपने आप हो रही? माइक भी चेंज करे, कुछ कर, तार और केबल वाला शॉर्ट तो नहीं करे ना? चलो लिखो मानवाधिकार की विशेषता, चलो लिख लो, कल समझाएंगे। लिख लो मानवाधिकार की विशेषताएं, हेडिंग डालो मानवाधिकार की विशेषताएं।
हेडिंग डालिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं, लिखिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं, लिखिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं, लिखिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं, लिखिएगा विश्व में सर्वप्रथम, लिखिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं, लिखिएगा विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जैसे यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो गया, चलिए अगले लाइन से लिखेगा, अगले लाइन से लिखेगा विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1968 को, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1968 को, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1968 को ईरान की राजधानी तेहरान, ऐसे लिखेगा ईरान की राजधानी तेहरान, विश्व में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1968 को ईरान की राजधानी तेहरान में मानवाधिकार की प्रथम बैठक हुई, ईरान की राजधानी तेहरान में मानवाधिकार की प्रथम बैठक हुई, ईरान की राजधानी तेहरान में मानवाधिकार की प्रथम बैठक हुई। लिखेगा नेक्स्ट लाइन से, अगले लाइन से लिखेगा भारत में मानवाधिकार का गठन, लिखेगा भारत में मानवाधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, भारत में मानवाधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, भारत में मानवाधिकार की गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। चलिए अगले लाइन, अगला पॉइंट लिखेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लिखेगा अगला पॉइंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था मतलब जो संविधान बनने के बाद जोड़ा जाता है, लिखेगा भारत में हाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, हाँ गैर संवैधानिक संस्था जो संविधान बनने के बाद जोड़ा जाए, गैर संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, लिखेगा अगला पॉइंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, हाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन, कोई बताएगा? चलो लिख लो इसको भी, लिखो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं, चलिए अगला पॉइंट लिखेगा भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अगला पॉइंट लिखेगा भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हैं, ऐसे लिखेंगे रंगनाथ मिश्र हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हैं, हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अगला पॉइंट लिखेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष केसी बालकृष्णन, यहां पे लिख दिया भारत के प्रथम दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष केजी बालकृष्णन थे,
केजी बालकृष्णन थे, केजी बालकृष्णन थे। चलिए एक लास्ट पॉइंट और लिखिएगा, टाइम हो गया, बाकी कल पढ़ाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। चलिए डियर समझिएगा एक मिनट। तो हम लोग ने कहने की अधिकार है क्या इसके बारे में पढ़ लिया, मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। कल आएंगे तो मानवाधिकार की विशेषताएं बता देंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कल आर्टिकल शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 12 क्या 13 क्या, एक एक आर्टिकल को पढ़ते चलेंगे जो आपके राइट से दिखा रहा है कि नहीं। थोड़ा 10 मिनट डिस्टर्ब हुआ माइक को लेकर, बाकी कोई सुनी, बाकी चीजें कल से सब चीजें सही हो जाएगा कि नहीं। बाकी नेक्स्ट भगन सर क्लास रहेगी जो, और जितना पढ़ाएं इसको रिवीजन करके आइएगा घर से, ठीक।